अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। टॉप 100 इंपॉर्टेंट बेसिक मैथ एमसीक्यूज वीडियो सीरीज़ में आज हम पार्ट नंबर 4 अपलोड करते हैं। इस वीडियो सीरीज़ में मैंने कोशिश की है कि आपको मैथ जो बेसिक एमसीक्यूज जो टेस्ट वगैरह में आते हैं उन तमाम के जो टॉपिक्स हैं वो कवर कराने की कोशिश करूँ, जिसमें परसेंटेज है, एवरेज है, मीन, इसी तरह जो हमारे क्वेश्चन ऑन एजेस हैं, इसी तरह इसमें अलजेब्रा शामिल है और ज्योमेट्री वगैरह। तो इन तमाम टॉपिक्स में से 5-6 सवाल तकरीबन मैंने कवर करने की कोशिश की है ताकि आपकी तैयारी आने वाले टेस्ट वगैरह के लिए अच्छी तरह हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। क्वेश्चन नंबर 61 है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 64। दो नंबर्स को जमा करें, उनका सम 64 आता है। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज़ 18 और दो नंबर्स का डिफरेंस 18 आता है। व्हाट आर द नंबर्स, यानी कि दो नंबर्स हैं, उनको जब ऐड करें तो 64 और उन्हीं दो नंबर्स को जब हम सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर 18 आता है। वो दो नंबर कौन से हैं? अब इसका एक तरीका ये है कि आप हर एक जो आपको ऑप्शन दिए हैं इनको जमा करें और देखें आंसर 64 आता है, और साथ ही ये भी देखें कि इनको सब्ट्रैक्ट करने से 18 आता है या नहीं आता। तो जब आप हर एक को चेक कर लेंगे तो इसमें से कोई ना कोई ऑप्शन आपका ट्रू होगा, यानी कि दो नंबर्स को जमा करेंगे 64 आएगा और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18 आएगा। या इसके अलावा आप इसको इक्वेशन की मदद से भी कर सकते हैं और x और y की वैल्यूज़ जो आंसर आएंगे वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इक्वेशन की मदद से अगर किया जाए तो x + y = 64, x - y = 18, दोनों को ऐड करें, y + y और -y कैंसिल। इक्वेशंस को ऐड करने से हमारे पास इक्वेशन बनेगी 2x = 64 + 18 = 82, मीन्स x इज़ 41। तो x 41 यहाँ पर मौजूद है, इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। और अगर y की वैल्यू भी निकालनी है तो वो भी आप निकाल सकते हैं। y = 64 - x, फर्स्ट इक्वेशन में से x को आप राइट साइड पे ले आएँ और x की वैल्यू पुट कर दें तो 64 - 41 = 23। और अगर वैसे भी जिस तरह के मैंने आपको पहले बताया कि इनको ऐड करें और सब्ट्रैक्ट करें, तब भी यहाँ पर ऑप्शन बी ही आना था। क्वेश्चन नंबर 62, अ क्लॉक स्ट्राइक्स वंस एट 1 o'clock, twice at 2 o'clock, thrice at 3 o'clock and so on. How many times will it strike in 24 hours? यानी कि घड़ी एक, जब टाइम 1 बजता है तो घड़ी एक दफ़ा स्ट्राइक करती है। जब टाइम होते हैं 2 तो घड़ी की आवाज़ 2 दफ़ा आती है, 2 दफ़ा बजती है। इसी तरह जब टाइम 3 बजता है तो घड़ी 3 दफ़ा स्ट्राइक करती है और इसी तरह चलता जाएगा। तो 24 घंटों में घड़ी कितनी दफ़ा स्ट्राइक करेगी? अब आप देखें, ये हमारे पास एक सीरीज़ बन जाती है 1 + 2 + 3 + 4 प्लस अप टू 12। अब उसके बाद अगेन 1 आ जाएगा, इसलिए 13, 14, 15 नहीं लिखना, क्योंकि 12 के बाद दोबारा 1 आ जाएगा। तो इसलिए वो हम सबसे पहले इसका सम फाइंड करेंगे। सम फाइंड करने के बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 24 आवर्स में कितनी दफ़ा स्ट्राइक करेगी ये आ जाएगा। तो इसका सम आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, कैलकुलेटर पे तमाम वैल्यूज़ को लिख लें, या इनको ऐसे ही ऐड कर लें अगर कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, या आप फार्मूला यूज़ कर सकते हैं सम का। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फार्मूला होता है n × n + 1 / 2। यहाँ पर n की वैल्यू 12 है तो 12 × 12 + 1 13 / 2। सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 78, यानी कि इस सीरीज़ का हमारे पास सम 78 आ गया। अब ये तो यानी कि 12 तक हमने फाइंड कर लिया। 24 आवर्स के लिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन 24 आवर्स 78 × 2 = 156। इसका मतलब हुआ कि 156 दफ़ा जो घड़ी है वो स्ट्राइक करेगी, या क्लॉक की जो स्ट्राइक की आवाज़ है वो 24 घंटों में 156 टाइम्स आएगी। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 63, 60% ऑफ 500 का 60% फाइंड करना है। तो इसके लिए 60% ऑफ के लिए मल्टीप्लाई यूज़ करेंगे 500। अब परसेंट की जगह आपने डिवाइड बाय 100 लगा लेना है, तो ये अगर 60 / 100 मल्टीप्लाई बाय 500। 100 को 5 से आप कैंसिल, 500 को आप 100 से कैंसिल कर सकते हैं। 100 × 5 इज़ 500, तो ये बचेगा 60 × 5 विच इज़ 300। करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। क्वेश्चन 64, द एवरेज ऑफ 8, 7, 12, 15 एंड x इज़ 11। ये 5 नंबर हैं 8, 7, 12, 15 और x, इनका एवरेज आपको दिया हुआ है 11। व्हाट इज़ x? x की वैल्यू फाइंड करनी है। एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। तो यहाँ पर हमने तमाम वैल्यूज़ को जमा किया और डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 5 से, और आपको ये गिवन है कि इनका आंसर 11 है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आप इन तमाम को जमा करें, 8, 7, 12 और 15 को, तो आपके पास 42 आ जाएगा। प्लस x = 5 × 11। 5 को आप राइट साइड पे
मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 13 आ जाएगी। सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 65, रज़ा बॉट 9 ऑरेंज फॉर ₹15 एंड 6 ऑरेंजेस फॉर ₹12। रज़ा ने 9 माल्टे 15 रुपये के ख़रीदे और 6 माल्टे 12 रुपये के ख़रीदे। द एवरेज प्राइस ऑफ ईच ऑरेंज इज़, हमें हर ऑरेंज की एवरेज प्राइस फाइंड करनी है। तो एवरेज का फार्मूला यहाँ पर जो हम यूज़ करेंगे वो है टोटल मनी डिवाइड बाई टोटल ऑरेंजेस। तो जो टोटल मनी है वो 15 + 12 27 और टोटल जो माल्टे ख़रीदे हैं ऑरेंजेस वो हैं 9 + 6 15। दोनों को डिवाइड करें तो आपके पास 1.8 आ जाएगा, जो कि हमारे पास एवरेज प्राइस आ गई हर माल्टे की, हर एवरेज की। डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 66, एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज़ 80। इफ़ 3 ऑफ दीज आर 70, 80 एंड 90, फाइंड द एवरेज ऑफ द लास्ट 2। 5 नंबर्स की एवरेज 80 है और आपको 3 नंबर्स दे दिए गए हैं, हमें एवरेज आखिरी 2 की फाइंड करनी है। तो एवरेज का फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर, एवरेज सम ऑफ 5 नंबर्स। चूँकि नंबर 5 हैं तो सबसे न्यूमरेटर पे आएगा सम ऑफ 5 नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर्स आएंगे जो कि 5 हैं और उनका एवरेज आपको गिवन है 80। अब 3 नंबर हमें पता है 70, 80 एंड 90, तो हम सम ऑफ 5 नंबर में इन 3 नंबर्स की वैल्यू डालेंगे और साथ में 2 नंबर्स खुद से ऐड कर लेते हैं। तो ये आएगा 70 + 80 + 90 और जो लास्ट 2 नंबर्स हैं उनको यहाँ पर हमने y और z रख दिया और 5 को मल्टीप्लाई कर दिया राइट साइड पे, तो ये आ जाएगा 400। यहाँ से y + z की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सो 70 + 80 + 90 इज़ 240, 240 को राइट साइड पे ले जाएं, सो y + z इज़ इक्वल टू 160। यानी कि जो आखिरी 2 नंबर्स हैं उनका सम आपके पास आ गया 160। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें एवरेज फाइंड करनी है लास्ट 2 की। एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर, यानी कि जो भी वैल्यूज़ हैं उनका सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ का सम मौजूद है और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 2 हैं, तो एवरेज आप फाइंड कर सकते हैं। एवरेज इज़ सम ऑफ दीज वैल्यूज़ डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, 160 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 80। सो लास्ट 2 वैल्यूज़ का एवरेज हमारे पास 80 आ गया। करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। क्वेश्चन 67, 200 कैंडिडेट्स अप्लाइड फॉर एग्जाम्स from which 180 appeared in exams and 70% passed. How many failed? 200 तलबा ने, कैंडिडेट्स ने एक एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया जिसमें से 180 एग्ज़ाम्स में अपीयर हुए जबकि 70% पास हो गए। तो कितने बच्चे फ़ेल हो गए? तो हमें यहाँ पर पता है कि 70% पास हो गए और 200 में से 180 अपीयर हुए। तो अब आप सबसे पहले 70% फाइंड करेंगे 180 का जो कि अपीयर हुए हैं, क्योंकि जो पास हुए हैं या जो फेल हुए हैं वो अपीयर पे डिपेंड करता है। सो 70% ऑफ 180 इज़ 70 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 180 विच इज़ इक्वल टू 126। तो यहाँ पर आपने 180 लेना है, वो बच्चे लेने हैं, वो कैंडिडेट्स जो कि एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो हमारे पास 70% ऑफ 180 की वैल्यू आ गई 126। अब ये 126 कौन से बच्चे हैं? ये वो बच्चे हैं जो कि पास हुए हैं। तो जो बच्चे पास नहीं हुए वो कैसे फाइंड करेंगे? वो आप जो अपीयर हुए हैं उसमें से पास को माइनस कर दें, यानी कि 180 माइनस 126, तो हमारे पास 54 स्टूडेंट्स ऐसे आ गए हैं जो कि फेल हुए हैं, जो कि पास नहीं हुए, और 20 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि अपीयर ही नहीं हुए। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी है। क्वेश्चन 68, कंप्लीट द नंबर और सीरीज़। इस सीरीज़ को हमने मुकम्मल करना है। सीरीज़ को अगर आप गौर से देखें तो फर्स्ट नंबर है 6, उसके बाद है 3, फिर 12, फिर 6, फिर 24। तो अब इसमें एक तरतीब बन रही है, एक रिलेशन बन रही है और हमने वो रिलेशन ढूंढना है कि वो रिलेशन किस तरह का है। तो पहला नंबर 6 है, 6 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। उसके बाद 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब ये लाजमी नहीं है कि हर सीरीज़ में नंबर्स या सिर्फ ऐड होंगे या सिर्फ सब्ट्रैक्ट होंगे। नंबर्स मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं, मल्टीप्लाई और ऐड भी हो सकते हैं, तो सीरीज़ किसी भी किस्म की हो सकती है। तो यहाँ पर इसको देखते हुए ये पता चल रहा है कि 6 पहले नंबर के साथ हमने 2 को डिवाइड किया, 6 डिवाइड बाई 2 आंसर 3 आ गया। उसके बाद 3 के साथ 4 को मल्टीप्लाई किया, 12 आ गया। दोबारा 12 डिवाइड बाई 2 करेंगे 6 आएगा, 6 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे 24 आएगा। अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 24 डिवाइड बाई 2। तो हमने डिवाइड 2 और मल्टीप्लाई 4 की सीरीज़ यहाँ पर चला रहे हैं। तो हमारे पास जो अगला नंबर होगा वो 24 डिवाइड बाई 2 यानी कि 12 होगा इस सीरीज़ को देखते हुए। करेक्ट ऑप्शन ए है।
क्वेश्चन 69, 1 इंच इज़ इक्वल टू, 1 इंच कितने सेंटीमीटर के इक्वल होता है। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं या आ सकते हैं, तो ये भी आपको पता होने चाहिए। तो 1 इंच इक्वल होता है 2.54 सेंटीमीटर के। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी बनता है। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर कितने इंचेस के इक्वल होता है। तो 1 मीटर तकरीबन 39.37 इंच के इक्वल होता है। कुछ बुक्स में इसको 40 भी लिखा जाता है। तो आप अप्रोक्सीमेट या एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो 39.37 है और अप्रोक्सीमेटली इसको 39 और 40 लिख सकते हैं। 1 मीटर कितने फीट के इक्वल होता है, 1 मीटर इक्वल टू 3.28 फीट। इसके अलावा 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। क्वेश्चन 70, इफ़ ₹782 कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स प्रोपोर्शनल टू 1/2, 2/3, 3/4, देन द फर्स्ट पार्ट इज़। 782 रुपये हैं। इन पैसों को हमने इन पार्ट्स में डिवाइड करना है, हाफ में, उसके बाद 2/3 में और 3/4 में। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो कितने पर मुश्तमिल होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया, हमने कोशिश करनी है कि जो हमें रेशोज़ गिवन है उनका डिनोमिनेटर सेम हो जाए। डिनोमिनेटर सेम क्यों करना है, ये जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा कि हमने डिनोमिनेटर को सेम क्यों किया। इसके लिए आप क्या करें, 2, 3 और 4 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालें, एलसीएम निकालें इस मेथड से। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 12। तो आपने अब हर एक नंबर का, हर एक रेशो का डिनोमिनेटर 12 बनाना है। पहले का 12 कैसे बनाएंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो 12 बनेगा। अब 6 को आपने 1 से भी करना है, 6 को 2 से भी करना है। तो ऊपर मल्टीप्लाई करें 6, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 6, 12। इसी तरह जो सेकंड डिनोमिनेटर है 3, उसको 12 बनाना है। उसके लिए आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मगर 3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा 8/12। इसी तरह 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ 12 एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ 9। तो हमारे पास नई रेशो ये बन गई। और अब इस रेशो में जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। अब आपने फार्मूला यूज़ करना है जो हम रेशोज़ के लिए, शेयर्स के लिए यूज़ करते हैं। फर्स्ट शेयर का जो फार्मूला है वो होगा फर्स्ट रेशो डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट। फर्स्ट रेशो जो है उसकी वैल्यू 6/12 है और सम ऑफ रेशोज़ के लिए हम इन तीनों को जमा करेंगे। अब जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हमारे लिए जमा करना आसान हो जाता है। नीचे 12 ही आएगा और ऊपर आपने इन तमाम वैल्यूज़ को सम करना है, 9 + 6 + 18। अब यहाँ पर वैल्यू जब डालेंगे तो आप देखें, जब हमने वैल्यू डाली तो 12, फर्स्ट रेशो का डिनोमिनेटर भी 12 है और सम के साथ भी नीचे 12 लिखा होगा, तो वो 12 और फर्स्ट रेशो का जो डिनोमिनेटर है 12 वो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर मैंने डिनोमिनेटर को सेम किया ताकि मुझे वो चेंज वैल्यू लगा के कैलकुलेशन लंबी ना करनी पड़े या ज़्यादा टाइम ना लग जाए। जब सेम करेंगे तो 12 और 12 दोनों का कैंसिल हो जाएगा और इन तीनों को जमा करें तो सम इनका 23 आता है। 6/23 मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट विच इज़ 782 विच इज़ इक्वल टू, जब सॉल्व करेंगे तो ये 204 आ जाएगा। सो फर्स्ट रेशो जो बनती है वो 204 रुपये बनती है। करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 71, रेशो ऑफ ABCD की रेशो आपको गिवन है और ये भी गिवन है कि C 2000 ज़्यादा लेता है B से, तो B कितने लेगा। अब अगर आप, हमें यहाँ पर गर्ज B और C की रेशो से है, अगर आप B और C की रेशो पर ध्यान दें तो C की रेशो डबल है B से, यानी C जो है वो डबल ज़्यादा लेगा B से। अगर B 2000 लेता है तो C 4000 लेगा और ये जो हमारा ऑप्शन है 2000 वो यहाँ पर मौजूद है और वो इसको सेटिस्फाई भी करता है इस स्टेटमेंट को कि C गेट्स 2000 मोर देन B, हाउ मच B गेट। अगर B 2000 लेगा तो C 4000 लेगा, 2000 ज़्यादा लेगा, मगर आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमने B का शेयर फाइंड किया, तो B का शेयर कैसे आएगा, हमारे पास B की जो रेशो है वो 2 है, 2 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो, सम ऑफ रेशो फाइंड करें 14 मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट हमारे पास नहीं है। सो 2/14 मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट, B का शेयर हमने लेट कर लिया x है इक्वल टू x। अब 2 1s are 2 एंड 2 7 टाइम्स 14, इसलिए 7 को आप मल्टीप्लाई कर दें x के साथ और टोटल अमाउंट को मैंने कैपिटल T का नाम दे दिया। सो कैपिटल T विच इज़ टोटल अमाउंट इक्वल टू 7x। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब C का शेयर कैसे निकलेगा, रेशो ऑफ C 4 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय T। इसको सॉल्व करें तो ये 2T डिवाइड बाय 7 आ जाएगा और हमें ये पता है कि जो C का शेयर है वो B से 2000 ज़्यादा है।
अब अगर b का शेयर x है तो हम 2000 उसमें ऐड कर देंगे, मीन्स 2t डिवाइड बाई 7 इक्वल टू x प्लस 2000। अब हम इन दो इक्वेशनों को सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमने क्या किया, t की वैल्यू है 7x, वो पुट कर दी इस दूसरी इक्वेशन में। तो ये t की जगह हमने 7x पुट कर दिया। उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे, 7 7 कैंसिल हो गया, 2x प्लस x इक्वल टू 2000, और यहाँ से 2x माइनस x वो बनेगा 2000, तो x की वैल्यू आ गई 2000। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि x जो कि b का शेयर है उसकी वैल्यू 2000 आ गई। तो c का शेयर क्या बनेगा, c का शेयर बनेगा 4000, मगर हमें तो b का शेयर फाइंड करना है तो वो 2000 है। और ये रिलेशन हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है कि c गेट्स 2000 मोर देन b इस रेशो को देखते हुए। सो करेक्ट ऑप्शन हेयर इज b। क्वेश्चन 72, इफ़ a completes a job in 20 minutes and b in 30 minutes, if they do the same job together, how much time will they take? वो दोनों कितना टाइम लेंगे अगर a 20 मिनट लेता है और b 30 मिनट लेता है। इसी तरह का क्वेश्चन मैं पहले भी आपको करवा चुका हूँ। a completes the job in 20 minutes, तो 1 मिनट में a कितना काम करेगा, 1 मिनट में a 1/20 ऑफ द जॉब करेगा। यानी कि यहाँ पर 1 लिखने के लिए आपने 20 को डिवाइड कर देना है दूसरे साइड पे, तो 1 मिनट इम्प्लाइज 1/20 ऑफ द जॉब फॉर ए। इसी तरह बी कंप्लीट करता है जॉब को 30 मिनट्स में, तो 1 मिनट में बी कितना करेगा, 1/30 ऑफ द जॉब करेगा। अब हम फाइंड करते हैं कि दोनों 1 मिनट में कितना काम करेंगे। अगर दोनों मिलकर काम करें तो वो 1 मिनट में इन दोनों को ऐड करें, 1/20 प्लस 1/30 ऑफ द जॉब, 1 मिनट इक्वल टू 1/12 ऑफ द जॉब, यानी कि 1 मिनट में वो 12वां हिस्सा करेंगे जॉब का। तो अब हमें फाइंड करना है कि वो कंप्लीट जॉब के लिए राइट साइड पे 1 होना चाहिए। अब नीचे डिवाइड बाय 12 है तो आप 12 को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दें। इसका मतलब जो कंप्लीट वर्क है मींस 1/12 ऑफ द वर्क जो है वो 1 मिनट में करेगा, तो 12/12 यानी कि कंप्लीट 1 वर्क करेगा 12 मिनट्स में। तो जब वो दोनों मिलकर काम करेंगे तो वो दोनों 12 मिनट लेंगे। अब ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है इसको करना, इसका शॉर्टकट मेथड भी है, उस तरह भी आप कर सकते हैं। शॉर्ट मेथड के मुताबिक आपने क्या करना है, आपने जो दो वैल्यूज़ दी हैं a और b की, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर में और इन दोनों को ऐड कर देना है डिनोमिनेटर में। मींस 30 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 30 प्लस 20। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये मैंने यहाँ से उठाया है, डिराइव किया है, जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो तब भी यही चीज़ आ जाएगी, इसका रेसिप्रोकल। तो ये बनेगा 600 डिवाइड बाई 50 विच इज़ अगेन 12। तो आप अगर याद रखना चाहते हैं तो ये फार्मूला याद रख सकते हैं, या फिर आप ये पूरा प्रोसेस भी कर सकते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। क्वेश्चन 73, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम वेयर द हाइपोटेन्यूस इज सी। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हमारे पास कौन सी रिलेशन ट्रू है अगर हाइपोटेन्यूस सी हो। तो अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें हाइपोटेन्यूस 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड को कहते हैं। यानी कि आप देखेंगे जो दो लाइंस हैं परपेंडिकुलर, इनका जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है और इनके सामने वाली साइड को हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस। तो अगर सी हाइपोटेन्यूस हो तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर के प्लस बेस स्क्वायर के। मीन्स सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि बाकी दोनों साइड ज़ाहिर बातें ए और बी होंगी। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो हमारे पास यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डी बनता है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन 74, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ tan a इन द फॉलोइंग फिगर। एक फिगर आपको गिवन है और यहाँ से tan a की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को, जैसे मैंने आपको पिछले एमसीक्यू में बताया, उसको हाइपोटेन्यूस कहते हैं। मगर बेस और परपेंडिकुलर कौन से साइड्स होती हैं ये भी आपने समझना है। बेस और परपेंडिकुलर साइड्स चेंज हो सकती हैं, यानी कि ये फिक्स नहीं रहती, मगर हाइपोटेन्यूस हमेशा फिक्स रहता है। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन सी होगी, जो एंगल आपको गिवन है, यानी कि जिसके रिस्पेक्ट से आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमें tan ऑफ एंगल ए फाइंड करना है और ए एंगल यहाँ पर है, तो इस एंगल के सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर और इस एंगल और 90 के दरमियान जो इनको जोड़ रही है साइड वो होगी बेस। तो आपने यहाँ पर ये याद रखना है कि जो रेफरेंस एंगल होगा, यहाँ पर रेफरेंस एंगल ए है, जहाँ से आप किसी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, जो थीटा आपको दिया होगा, यहाँ पर आपको ए दिया है, उसके सामने वाली साइड बनेगी परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर बी सी है और 90 और दूसरी जो साइड बच गई है वो बनेगी बेस। सो tan ऑफ ए, अब
10 इक्वल होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस के, ये भी आपने याद रखना है। 10a इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पर 20 है, बेस की वैल्यू यहाँ पर 21 है, तो आप वैल्यूज़ लगा लें। तो 20 डिवाइड बाई 21 बनेगा, करेक्ट ऑप्शन इज़ बी, करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। अब साइन कॉस टेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है कि इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं और इनको याद कैसे रखा जाए। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि इसको याद रखने का एक, हम बताते हैं बच्चों को कि सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो यहाँ पर सम पीपल हैव, एस फॉर साइन, पी फॉर परपेंडिकुलर, एंड हैव का जो एच है वो हाइपोटेन्यूस को शो करता है। करली ब्राउन हेयर, सी जो करली का सी है वो कॉस को शो करेगा, ब्राउन हेयर बेस बाय हाइपोटेन्यूस। इसी तरह थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, टी जो है वो 10 को जाहिर करता है, पी परपेंडिकुलर और बी बेस को। तो आप इस स्टेटमेंट की मदद से भी इन वैल्यूज़ को याद रख सकती हैं। Question 75. A gardener has to place 361 trees in the form of a square array. How many trees will be in each row? एक गार्डनर ने 361 पौधों को ऐसा लगाना है कि वो एक स्क्वायर की शक्ल में बन जाएं, तो हर रो में कितने पौधे होंगे। मिसाल के तौर पर आपके सामने ये एक एरे है, इसमें 5 रोज़ हैं और 5 कॉलम्स हैं, यानी कि आप देख सकते हैं जो पहली रो है उसमें भी 5 ही नंबर्स हैं, 5 डॉट्स हैं, दूसरे में 5 है, इसी तरह हर एक में 5 हैं, तो एक स्क्वायर एरे बनती है। अब इसमें टोटल नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि यहाँ पर 25 डॉट्स हैं। इसी तरह 361, आपने एक ऐसा नंबर ढूंढना है कि उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 361 आ जाए, मीन्स 361 का स्क्वायर रूट चाहिए, तो वो नंबर है 19। 19 मल्टीप्लाई बाय 19 इक्वल टू 361, यानी गार्डनर जो है वो 19 पौधे एक रो में लगाएगा और इसी तरह 19 रोज़ लगाएगा। इसी तरह के हर रो में 19 पौधे होंगे, तो वो इन 361 पौधों को स्क्वायर की फॉर्म में अरेंज कर सकेगा। तो इसलिए आपने यहाँ पर स्क्वायर रूट लेना है 361 का। सो करेक्ट ऑप्शन हेयर इज़ ए। क्वेश्चन 76. A hockey team won 6 games, lost 8 and 3 ended in a draw. What is the ratio of wins to the number of games? एक हॉकी टीम ने 6 गेम्स जीती हैं, 8 हारी हैं और 3 जो है वो ड्रा हो गई हैं, तो क्या रेशो बनती है विन्स टू नंबर ऑफ़ गेम्स। सो हमने रेशो फाइंड करनी है विन्स टू नंबर ऑफ़ गेम्स। तो आप देखें जो विन है, जो गेम हॉकी टीम ने जीती हैं वो कितनी है, वो 6 हैं, और टोटल नंबर ऑफ़ गेम्स कितनी है, 6 + 8 14, 14 + 3 17। तो यहाँ पर आपने ड्रा को भी ऐड करना है, तो ये बन गई 6:17। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन 77, इसका हमने आंसर फाइंड करना है, सिंप्लीफाई करना है, बहुत आसान है। आप क्या करें, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करें, 6 - 4 = 2। अब ये तीनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, सो इट इज़ 15 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई 2 इज़ 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 20, 15 बाय 20, जिसको हम सिंप्लीफाई करके 3/4 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई 3 इज़ 15 एंड 5 मल्टीप्लाई 4 इज़ 20। So 3/4 means A is the correct option. Question 78. Ali can type at a speed of 25 words per minute. How many words he can type in 1 hour at the same rate? तो अगर अली 1 मिनट में 25 अल्फाज लिख सकता है, तो वो 1 घंटे में इसी रेट के हिसाब से कितने अल्फाज लिखेगा। अब देखें, 1 मिनट में अगर अली 25 अल्फाज लिखता है तो 2 मिनट में कितने लिखेगा, 2 मिनट में 25 × 25 50 लिखेगा, या 25 मल्टीप्लाई बाय 2 एक ही बात है। इसी तरह अली 3 मिनट में कितने लिखेगा, 25 मल्टीप्लाई बाय 3। तो आप देखें 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, तो अली कैन राइट वर्ड्स इन 1 आवर इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय 60। 1 घंटे में जितने भी मिनट्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दें 25 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1500। तो 1 घंटे में अली 1500 वर्ड्स लिख सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ फील्ड आर इन द रेशो 5:3। If the width of the field is 42 मीटर, then its length is, लेंथ और width की रेशो आपको गिवन है, और अगर चौड़ाई जो है फील्ड की वो 42 मीटर हो तो उसकी लेंथ कितनी होगी। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमने वही कंसेप्ट यूज़ किया जो रेशो के क्वेश्चन में यूज़ किया था। यहाँ पर आपको width गिवन है और width जो है वो फील्ड की वो 3 है, तो हमने width का जो रेशो है उसको यूज़ किया, 3 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो 5 + 3 8।
मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर आपने एरिया नहीं इस्तेमाल करना, यहाँ पर लेंथ और विड्थ दोनों की एडिशन होगी, लेंथ प्लस विड्थ, यानी कि टोटल अमाउंट के लिए एरिया नहीं आएगा, एरिया तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है, मगर हम यहाँ पर ये बात याद रखें कि लेंथ प्लस विड्थ यूज़ करेंगे। और ये हम रेशो जो यूज़ कर रहे हैं उसका आंसर 42 है, यानी कि विड्थ का आंसर आपको गिवन है 42। इसी तरह आप यहाँ पर W की जगह भी 42 यूज़ कर सकते हैं और करेंगे भी। सो लेंथ प्लस विड्थ इक्वल टू, सिंप्लीफाई करते हैं, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 42 के साथ और 3 को डिवाइड कर दें। यहाँ से हमारे पास लेंथ और विड्थ दोनों की जो एडिशन है वो आ जाएगी 112 112। अब हमें पता है कि विड्थ की वैल्यू 42 है, तो वो आप यूज़ कर लें यहाँ पर। सो लेंथ इक्वल टू 112 माइनस विड्थ विच इज़ 42, 112 माइनस 42 इज़ 70। इसका मतलब कि फील्ड की जो लेंथ है वो है 70 मीटर। करेक्ट ऑप्शन इज़ डी। Question number 80. Aisha has 3 types of balls, red, green and blue. If their ratio is 2:3:5, what percent of balls are green? तो ये क्वेश्चन भी उसी तरह है। अब हमें फाइंड करना है कि ग्रीन की रेशो कितनी है। तो यहाँ पर मैंने रेड की फाइंड की है, तो ग्रीन की भी आप कर सकते हैं इसी तरीके से। अब क्या करना है कि जो रेड की रेशो है 2 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशोज़ 10 मल्टीप्लाई बाय टोटल बॉल्स। अब टोटल बॉल्स तो नहीं है, तो इसलिए उसको हमने 100 लिख दिया, क्योंकि हमने परसेंटेज में लिखना है, तो उसके लिए 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज़ 100, 10 इंटू 2 इज़ 20%। वैसे भी अगर आप इसको देखें तो 5 + 3 इज़ 8, 8 + 2 इज़ 10। इसका मतलब ये 20% है, सेकेंड 30% और इसी तरह 5 जो है वो 50% है टोटल का। तो रेड बॉल्स हैं 20%, इसी तरह ग्रीन बॉल्स हैं 30% और ब्लू है 50%। अगर यहाँ पर हमारे पास टोटल बॉल्स कुछ ना भी दी हो तो आप 100 ही यूज़ करेंगे, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल इनका सम 10 ना भी बनता हो तो आप यहाँ पर परसेंटेज के लिए 100 ही यूज़ करेंगे। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी है, क्योंकि हम ग्रीन की बात कर रहे थे, तो ग्रीन यहाँ पर 30% है। करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चंस करेंगे अरिथमेटिक मीन के, मॉड के, ज्योमेट्रिक मीन के, इसी तरह जो हमारे पास हाइपर ज्योमेट्रिक मीन है उसके क्वेश्चन करेंगे, जो कि FPSC का जो बेसिक अरिथमेटिक है उसमें कसीर तादाद में आते हैं। ये क्वेश्चन भी आते हैं, मगर वो चूँकि हमने अभी तक नहीं किए, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चन होंगे। तो अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।